हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू अनकवर केमिस्ट्री। आज का जो हम लोग का वीडियो है ये हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के पार्ट 4 है शायद ये। तो पार्ट 4 के ऊपर मैं बनाने वाला हूँ। पार्ट 3 मतलब 1 2 3 जो 3 वीडियो मैंने बनाया था उसको अच्छे से देख लेना। ये सब वीडियो पूरा हमारा बेस को स्ट्रेंथ देगा। अगर बेस स्ट्रांग होगा तो इस चैप्टर का ये चैप्टर थोड़ा टफ है, इसलिए बोल रहा हूँ। अगर बेस स्ट्रांग होगा तो इस चैप्टर का जितना भी प्रॉब्लम है हम लोग बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं। वो हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या पढ़ा था, कि हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, के पी के सी के एक्स रिलेशन, ये सब देखा था। लेकिन हम लोग ये सब क्यों पढ़े, हम लोग ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों पढ़े। तो आज का जो क्वेश्चन है फर्स्ट इसी से स्टार्ट होता है। Why do we study equilibrium constant? K or what information does equilibrium constant give? तो ये दो क्वेश्चन है। हम लोग ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों पढ़े, क्या इंफॉर्मेशन हम लोग को देता है ये के। तो उसको देखते हुए पहले मैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैं तुम लोगों को बोल देता हूँ, बहुत ही सिंपल चीज है। याद रखना, अगर के बहुत लार्ज होता है, के वैल्यू वेरी लार्ज, इसका मतलब क्या है, मैं अगर यहाँ पे इक्वेशन लिखूंगा के का, कैसी क्या था, के वैल्यू बहुत लार्ज है, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन प्रोसीड्स फार टुवर्ड्स कंप्लीशन। रिएक्शन प्रोसीड्स फार टुवर्ड्स कंप्लीशन। इसका मतलब क्या है, के लार्ज मतलब क्या है, ये जो ऊपर का वैल्यू है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है मतलब रिएक्शन इस तरफ ज्यादा जा रहा है, सी एंड डी का कंसंट्रेशन ज्यादा है बोल के इन दोनों का प्रोडक्ट ज्यादा है, तो ऊपर का वैल्यू ज्यादा होने से के का वैल्यू लार्ज ही होगा। अगर ऊपर का वैल्यू मतलब के लार्ज है, ये देख के हम लोग को पता चल रहा है कि सी एंड डी बहुत ज्यादा है, ऑब्वियसली ऊपर ज्यादा है नीचे कम है बोल के ही तो के का वैल्यू लार्ज है। मतलब रिएक्शन प्रोसीड्स फार टुवर्ड्स कंप्लीशन, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीशन में जा रहा है। के वैल्यू का अगर तुम्हारे पास 2-3 के वैल्यू दिया हुआ है, जिसका के ज्यादा होगा हम लोग बोलेंगे उसमें रिएक्शन ज्यादा हुआ, ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब लेफ्ट टू राइट, ये हमेशा याद रखना। अगर पकड़ लो के इज इक्वल टू 1, यहां पे क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ऑब्वियसली के इक्वल टू 1 कब होगा, जब ऊपर नीचे इक्वल होगा, तो वो कब होगा, जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट इज के वेरी स्मॉल। के वेरी स्मॉल का मतलब क्या है, के वेरी स्मॉल का मतलब क्या है, देखो के वेरी स्मॉल का मतलब है हार्डली एनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, हार्डली एनी प्रोडक्ट्स have been formed। मतलब क्या, वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल कब होगा, जब नीचे का वैल्यू ज्यादा होगा, ऊपर का वैल्यू कम होगा, नीचे का वैल्यू ज्यादा मतलब क्या है, हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट ही है, प्रोडक्ट फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं किया। अगर रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन होगा क्या, प्रोडक्ट नहीं आएगा, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादातर टाइम रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं जा रहा है। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता तो सी एंड डी का कंसंट्रेशन ज्यादा होता, के का वैल्यू भी ज्यादा ही होता। इसीलिए हम लोगों ने बोला हार्डली एनी प्रोडक्ट्स हैव बीन फॉर्म, जब के वैल्यू बहुत स्मॉल होता है। तो अभी समझ में आया के कितना इंपॉर्टेंट है। के ज्यादा होने से हम लोग को पता चलता है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, के का वैल्यू कम है, इसका मतलब रिएक्शन अभी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में इतना अच्छे से नहीं जा रहा है, मैक्सिमम टाइम बैकवर्ड डायरेक्शन में रह रहा है। के इक्वल टू 1 मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन नियरली सेम है। क्लियर, तो यही बोल के देता है हम लोग को, यही इंफॉर्मेशन देता है के हम लोग को। क्लियर, अभी मैं तुम लोग को एक रिएक्शन दिखाता हूं, वो देखने से तुम लोग को पूरा समझ में आएगा। पकड़ लो,
ये एक रिएक्शन है 2HBr G, तो 2H2 प्लस 2Br2, 2 नहीं सिर्फ Br2, तो दोनों ही गैस ही है। तो इसका जो Kc का वैल्यू है कुछ इस तरह है 7 × 10⁻20, 7.0 × 10⁻20। एक और रिएक्शन में दिखाता हूं, ये गैस ही है। ये जो रिएक्शन है तो इसका जो Kc का वैल्यू है कुछ इस तरह है 10⁻198। तो देखो इसका K का वैल्यू कितना ज्यादा है, whereas इसका K का वैल्यू काफी छोटा है। तो K का वैल्यू ज्यादा है मतलब बोल पाएंगे हम लोग इन दोनों रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ये वाला रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि हम लोगों को पता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर में रहता है तो ऊपर में प्रोडक्ट ज्यादा होगा, इसलिए तो K का वैल्यू ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग इस K वैल्यू को देख के बोल सकते हैं, देखो ये 10⁻198 है और ये 10⁻20 काफी छोटा है, मतलब इसका K वैल्यू काफी छोटा है। मतलब हम लोग बोल पाएंगे यहाँ पे रिएक्टेंट ज्यादा फॉर्म हो रहा है देन प्रोडक्ट, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जा रहा है देन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जा रहा है देन बैकवर्ड डायरेक्शन, वही सिंपल है। तो K वैल्यू हमें कोई इंफॉर्मेशन देता है रिएक्शन कितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है एंड कितना बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ये रिलेटिव टर्म है, हम लोग एक K से नहीं बोल पाएंगे ये फॉरवर्ड जा रहा है या फिर बैकवर्ड जा रहा है। हमारे पास अगर 2-3 K होगा तो हम लोग रिलेटिवली कंपेयर कर पाएंगे कौन किसका K ज्यादा है, मतलब वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, किसका K कम है, मतलब वो रिएक्शन ज्यादातर टाइम बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर? तो यही है एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस। क्लियर? तो अभी हम लोग देखेंगे कुछ एक्सप्रेशंस रिलेटेड टू, ये मैं इरेज कर रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लेना। अभी हम लोग देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशंस एंड देयर यूनिट्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन एंड देयर यूनिट्स। तो ये क्या है, ये हम लोग को पता है, हम लोग को पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, हम लोग को पता है। तो क्यों लिखे हम लोग, देखो फिर भी मैं दिखाता हूं क्यों। इसके लिए फर्स्ट 2 चीज मैं तुम लोग को बोल के देता हूं, याद रखना हमेशा। कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज ऑलवेज taken as unity, मतलब 1। नंबर 2 मतलब concentration of pure solid and pure liquid always taken as unity। concentration of pure solid and pure liquid का अगर concentration रहता है तो आप लोग उसको 1 पकड़ेंगे हमेशा, ये constant है। और नेक्स्ट concentration of solvent is always constant। concentration of solvent is always constant। ये 2 चीज तुम लोग को याद रखना है। मैं एक एक्सप्रेशन दिखाता हूं तुम लोगों को लिख के, NH3 aqueous plus H2O liquid reversible, NH4 plus aqueous plus OH minus aqueous। इसका Kc क्या होगा, इसका Kc होगा NH4 plus aqueous OH minus aqueous NH3 aqueous and H2O liquid। ये aqueous liquid नहीं देने से भी होगा, लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूं। देखो यहाँ पे Kc इंटू ये कंसंट्रेशन ऑफ जो H2 है ना, इसको मैं कांस्टेंट पकड़ रहा हूं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास अभी है ये ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है। तो ये हम लोगों ने H2O को इधर क्यों लेके आया और H2O इसके साथ क्यों इंटू किया, याद रखना। हम लोगों ने बोला कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज ऑलवेज
वन। व्हेयरएज यहाँ पे एक और पॉइंट है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। यहाँ पे वाटर एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट ही होता है। मतलब क्या होता है, इक्विल शुरू से लेके इक्विलिब्रियम में जाने तक सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा चेंज नहीं होता है। क्यों? समुद्र से अगर 1 लोटा पानी हटा दोगे तो समुद्र में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो सॉल्वेंट शुरू से ही बाकी जो कंस्टिट्यूएंट केमिकल्स होता है उससे सॉल्वेंट काफी ज्यादा होता है, सॉल्वेंट का अमाउंट काफी ज्यादा होता है। तो विथ रिस्पेक्ट टू देम उसका जो चेंज होता है वो बहुत ही नॉमिनल है, वो हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हम लोग कांस्टेंट पकड़ते हैं। मतलब पकड़ते हैं एट द मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन इतना चेंज नहीं हुआ है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट को हमेशा कांस्टेंट पकड़ो। तो कैसी एक कांस्टेंट है, सॉल्वेंट भी एक कांस्टेंट है, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? एक और नया कांस्टेंट आएगा जिसका नाम है, पकड़ लो, कैसी डैश। तो ये इक्वेशन कैसा होगा देखने में? ये इक्वेशन कुछ देखने में ऐसा होगा, ठीक है, कैसी डैश इज इक्वल टू दिस। तो समझ में आया? हमेशा सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन को हम लोग कांस्टेंट पकड़ेंगे। क्लियर? तो ये गया। तो अभी देखो यहां पे इस के का यूनिट क्या है, हम लोग को पता है। अगर कंसंट्रेशन टर्म होता है उसका यूनिट होता है, क्या होता है इसका यूनिट? मोल पर लीटर। इसका कंसंट्रेशन है ना, तो इसका यूनिट आएगा मोल पर लीटर इनटू इसका भी मोल पर लीटर, इसका भी मोल पर लीटर। तो क्या आएगा अल्टीमेटली रहेगा मोल पर लीटर। समझ में आया? तो ये होता है केपी, केसी का यूनिट। अगर केपी होता, अगर प्रेशर होता तो एटीएम या फिर बार रहता है। मतलब मैंने पहले ही बोला केपी और केसी का यूनिट कंसंट्रेशन का यूनिट होता है, केपी का यूनिट प्रेशर का यूनिट होता है। लेकिन देखना मैं बोल रहा हूं, ओके, ये मैं इरेज कर रहा हूं। अभी मैं एक और एक्सप्रेशन दिखाता हूं तुम लोग को। एक और एक्सप्रेशन पकड़ लो, ये वाला एक्सप्रेशन, H2G प्लस I2G रिवर्सिबल 2HIG। इसका कैसी क्या होगा? कैसी होगा? HI2 H2 एंड I2। तो इसका यूनिट क्या होगा? देखो इसका यूनिट होगा मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा? नीचे भी देखो मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, ये मोल पर लीटर। तो अल्टीमेटली इसका नो यूनिट। तो हमेशा याद रखना जो सब रिएक्शन का डेलन जीरो होता है, डेलन जीरो, नंबर ऑफ मोल्स, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इज जीरो। इसका देखो 2 माइनस 1 प्लस 1 मतलब 2 माइनस 2, नंबर ऑफ मोल्स इज जीरो। याद ना, डेलन क्या था? याद है? नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करने से क्या आएगा? जीरो आएगा। जो सब रिएक्शन का डेलन जीरो होता है उन सब रिएक्शन का यूनिट नहीं होता है। तो इसीलिए ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम लोगों ने देखा कभी कभी क्या होता है, कैसी का यूनिट तो हम लोगों ने बोला कंसंट्रेशन का यूनिट होता है, लेकिन ये यूनिट भी चेंज होता है। देखो मैं दिखाता हूं एक और रिएक्शन, PCl5G PCl3G प्लस Cl2G। अगर इसका हम लोग कैसे लिखेंगे तो क्या आएगा? PCl3 एंड Cl2 कोफिशिएंट नहीं है, 1 ही है, PCl5। इसका यूनिट क्या है? ऊपर आएगा मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, नीचे आएगा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ऐसा ही कुछ आ रहा है। अच्छे से देखो, मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, इसका क्या है? मोल पर लीटर। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या यूनिट है? मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर है। क्लियर? तो देखा अभी यहाँ पे फिर से यूनिट आ रहा है, या ये इसका डेलन जीरो नहीं है तो इसका यूनिट आया। मैं एक और रिएक्शन तुम लोगों को दिखाता हूँ, एक और रिएक्शन में तुम लोगों को दिखाता हूँ। पकड़ लो, हमारे पास कुछ ऐसा है, H2G प्लस N2G 2NH3। इसका ये भी हम लोगों ने देखा, ये सब रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया। 2H2 सर पे जाएगा 3 और N2। तो इसका यूनिट क्या होगा? देखो ये आएगा मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, नीचे आएगा मोल क्यूब पर लीटर क्यूब इनटू मोल पर लीटर। मतलब समझ रहे हो? यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 2, तो हमारे पास कुछ ऐसा यूनिट आएगा, सॉरी, मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। तो उसका हम लोग अगर करेंगे क्या आएगा? उसको अगर ऊपर उठा लेंगे
तो कैसे कैसे दिखने में कैसा आएगा, ऐसा, और पार कुछ ऐसा आएगा। मतलब क्या है, हर बार यूनिट चेंज हो रहा है। हाँ, कंसंट्रेशन का यूनिट रहा है, कभी 2 हो रहा है, कभी 3 हो रहा है, कभी 4 हो रहा है मोल के ऊपर, कभी लीटर के ऊपर स्क्वायर, कभी क्यूब। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने नहीं, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, केपी और केसी का कोई यूनिट नहीं रखा, और हम लोग रादर बोल सकते यूनिट है लेकिन कुछ डिफरेंट है। केपी और केसी को इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी डिनोट किया, इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी। अभी ये एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी ए व्हिच इज डायमेंशनलेस, उसका कोई यूनिट नहीं है। हर एक कंसंट्रेशन टर्म को इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी डिनोट किया। पकड़ लो, हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी रिवर्सिबल C प्लस डी, तो उसका के सी क्या होगा पता है, एक्टिविटी ऑफ C इंटू एक्टिविटी ऑफ D, एक्टिविटी ऑफ A इंटू एक्टिविटी ऑफ B। अगर कोफिशिएंट रहा तो A के पावर में चला जाएगा, सेम बाकी सब। एक्टिविटी मतलब क्या है, एक्टिविटी इज with respect to a standard state, पकड़ लो, हमारे पास कोई गैस मॉलिक्यूल है और हम लोगों ने बोला उसका प्रेशर है 4 बार या फिर 4 atm, तो उसको विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग 1 बार जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे कंपेयर करेंगे। तो ये क्या आएगा, 4 बार विथ रिस्पेक्ट टू 1 बार, तो कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली 4 हो गया, मतलब नो यूनिट। पकड़ लो, हमारे पास कुछ चीज कंसंट्रेशन है। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर का जो स्टैंडर्ड स्टेट होता है वो होता है 1 बार और एटीएम, और कंसंट्रेशन का जो स्टैंडर्ड टर्म होता है वो होता है 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर होता है स्टैंडर्ड स्टेट। तो तुम्हें बोला गया कि तुम्हारे पास कुछ चीज है, पकड़ लो ये ए और बी या फिर ए या फिर सी का कंसंट्रेशन है 2 मोल पर लीटर। तो यहाँ पे जब बिठाएंगे हम लोग 2 मोल पर लीटर नहीं बिठाएंगे, 2 मोल पर लीटर विथ रिस्पेक्ट टू 1 मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली रहेगा 2। तो याद रखना, एक्टिविटी कोई टोटल कंसंट्रेशन नहीं है, एक्टिविटी मतलब कोई टोटल कंसंट्रेशन नहीं है, वो एक सर्टेन अमाउंट है इन ए सर्टेन वॉल्यूम। ठीक है, एक्टिविटी हम लोग को कोई टोटल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन का टोटल अमाउंट नहीं देता है। एक्टिविटी हम लोग किसको बोलते हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जिसको विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड स्टेट और विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस हम लोग मेजर करते हैं। पकड़ लो, हम लोग जो प्रेशर है, एक कंटेनर में प्रेशर है 2 atm प्रेशर, तो वो 2 atm प्रेशर क्या है, मतलब हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रेस्पेक्ट से उसको मेजर कर रहे हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, 1 atm प्रेशर, तो 2 atm विथ रिस्पेक्ट टू 1 atm। सिमिलरली कंसंट्रेशन का यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेट जो है वो है 1 मोल पर लीटर, ये स्टैंडर्ड स्टेट है। तो हम लोग जब भी कंसंट्रेशन लेंगे उसको विथ रिस्पेक्ट टू दैट स्टैंडर्ड लेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू दैट स्टैंडर्ड स्टेट हम लोग का कंसंट्रेशन आएगा। तो उसको जब करेंगे, डिवाइड करेंगे, हमारे पास एक्टिविटी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्यों किया, जस्ट फॉर आवर सिंपलिसिटी, क्योंकि अगर इसको ऐसे नहीं करते, हम लोग देखते कभी हर बार यूनिट चेंज हो जाता है, तो वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग एक्टिविटी टर्म से डिनोट करते हैं केपी एंड केसी को। एक्टिविटी से डिनोट करने के बाद हमारे पास हम लोग को केपी एंड केसी में यूनिट नहीं देना पड़ता। क्लियर, तो हमेशा याद रखना, हम लोग इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी डिनोट करते हैं, इसलिए केपी एंड केसी का यूनिट नहीं रहता। क्लियर, समझ में आया? ओके, तो अभी देखो मैं एक और चीज दिखाता हूं तुम लोग को, एक और रिएक्शन दिखाता हूं जिसका हम लोग कैसे लिखेंगे। पकड़ लो, हमारे पास है CaCO3 सॉलिड, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। इसका कैसे क्या आएगा, इसका कैसे आएगा CaO सॉलिड, CO2 गैस एंड CaCO3 सॉलिड। मैंने पहले ही बोला था प्योर सॉलिड का कंसंट्रेशन, देखो कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज 1 यूनिटी, तो ये दोनों आ जाएगा 1, तो हमारे पास रहेगा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ CO2, मतलब कैसी इज कंसंट्रेशन ऑफ CO2। अगर इसको इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लिखेंगे। क्लियर, समझ में आया? समझ में आया ना? ओके, तो ऐसे ही हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशंस को लिख पाएंगे, ऐसे ही हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट को डिनोट कर पाते हैं। हम लोगों ने देखा केपी एंड केसी का कोई यूनिट नहीं रहता, क्योंकि उसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी डिनोट करते हैं। क्लियर, तो अभी हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इतना तो समझ में आ गया, अभी हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
के का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देखो के क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज ए फिक्स्ड वैल्यू और डेफिनिट वैल्यू एट ए गिवन टेम्परेचर का उसका वैल्यू हमेशा सेम ही रहता है, याद रखना, डेफिनिट वैल्यू रहता है उसका, ठीक है। नेक्स्ट कैसी लगा सकते हो यहाँ पे, कैसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अगर एक रिएक्शन लिखा A प्लस बी एंड C प्लस डी, इसका कैसे क्या होगा? इसका कैसे होगा? कुछ इस तरह। तो याद रखो हमेशा कैसी का रेशियो, जो कैसी एक रेशियो होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो कैसी कभी चेंज नहीं होगा। तो उसका कैसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट नहीं बोल रहे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही बोलते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितना भी ले हम लोग, कैसी कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमेशा जो रेशियो आएगा, रेशियो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है, जितना होगा। हाँ, इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज होने से इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन चेंज हो सकता है, इक्विलिब्रियम में दोनों का कंसंट्रेशन चेंज हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली रेशियो सेम आ जाएगा, सिंपल। नंबर 2, कैसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैटालिस्ट। ये हम लोगों ने पहले भी देखा, कैटालिस्ट ऐड होने से, कैटालिस्ट माइनस होने से हमारा केपी कैसी में कोई डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पकड़ लो। हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्यू लिख रहा हूं मैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे लिख रहा हूं मैं, इक्यू कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज, equilibrium constant of forward reaction is inverse of equilibrium constant of backward reaction, ठीक है। तो ये रिएक्शन में लिखता हूं, पकड़ लो, अब फिर से लिखता हूं, A प्लस बी एंड C प्लस डी। तो उसका कैसे क्या होगा रे? कैसे होगा? C एंड D, A एंड बी, ये हुआ उसका कैसी। तो उसका बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? C प्लस डी, A प्लस बी। तो अभी कैसी डैश पकड़ता हूं, कैसी डैश क्या है देखो, तो अभी प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट चेंज हो गया, पहले प्रोडक्ट था CD, AB था रिएक्टेंट, अभी AB हो गया प्रोडक्ट एंड CD हो गया रिएक्टेंट। तो देखो तो एक दूसरे का उल्टा है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं ना, कैसी इज इनवर्स ऑफ कैसी डैश, कैसी इज इनवर्स ऑफ कैसी डैश, हम लोग बोल सकते हैं ना, आराम से बोल सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, इक्विलिब्रियम, इसको इक्विलिब्रियम समझना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इनवर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो पकड़ लो, एक रिएक्शन हम लोग को दिया, पकड़ लो, एक रिएक्शन ही मैं लिखता हूं, पकड़ लो ये रिएक्शन H2I2 एंड HI, इसका पकड़ लो K है 50 एट सर्टेन टेम्परेचर, एट टेम्परेचर T केल्विन। तो ये जो रिएक्शन होगा HI H2 प्लस I2, इसका K क्या होगा? इसका क्या होगा? उसका इनवर्स 1/50, क्योंकि हम लोगों ने यहां से देखा, सेम इक्वेशन देखो, जस्ट यहाँ पे ये फॉरवर्ड है, इसको भी जो बैकवर्ड रिएक्शन को मैंने लिखा यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे जो रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट हो गया। तो ये रिएक्शन को अच्छे से देखो, पूरा समझ में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इनवर्स ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम होगा, बैकवर्ड का इक्विलिब्रियम क्या होगा? इस तरफ से अगर हम लोग देखेंगे, अगर इसको फॉरवर्ड पकड़ेंगे, इसको अगर इधर से देखो, एक बार हम लोगों ने इधर से फॉरवर्ड पकड़ा और इधर से हम लोग इसको बैकवर्ड पकड़ रहे हैं, तो फॉरवर्ड का क्या है ये, बैकवर्ड का क्या होगा? इस फॉरवर्ड का इनवर्स होगा, फॉरवर्ड का इनवर्स होगा। समझ में आया? ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज
हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट होगा क्या, देखो नेक्स्ट है हमारे पास, पकड़ लो, इफ वी मल्टीप्लाई each coefficient by factor n, then the equilibrium constant is raised to that power, raised to that power, raised to that power या फिर raised to that same factor, same factor। ये समझ में नहीं आया तुम लोग को ना, मैं एक रिएक्शन दिखाता हूं, पकड़ लो, ये हमारे पास एक रिएक्शन है, NO, NO है, और इसका पकड़ लो कैसी है, कैसी क्या होगा इसका, NO डिवाइडेड बाई N2 ऊपर हाफ, O2 ऊपर हाफ, और इसका पकड़ लो कैसी का वैल्यू है 5। तो अभी इस इक्वेशन को मैं थोड़ा चेंज करके लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं इस इक्वेशन को, पकड़ लो इस इक्वेशन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कुछ ऐसा इक्वेशन आया, देखो ये हाफ ऑफ कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 आ गया। तो क्या बोला मैंने, अगर ऐसा कुछ इक्वेशन का के हम लोग को दिया हुआ है, उसके बाद इक्वेशन को हम लोगों को इक्वेशन को फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ा किसी n फैक्टर से, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, k टू द पावर n होगा, मतलब k स्क्वायर, ये जो होगा k स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, NO उसके ऊपर जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे आया N2 O2, तो उसका वैल्यू क्या होगा 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। याद रखना जितना अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही जाएगा कैसी के पावर में नहीं, के का पावर में, याद रखना। इसीलिए मैंने बोला इफ वी मल्टीप्लाई ईच कोएफिशिएंट बाय फैक्टर n, देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रेज्ड टू दैट सेम फैक्टर। जितने से मल्टीप्लाई करोगे उसको के पावर में लेके चले जाना, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे मैंने पूरा इलैबोरेटली लिख के दिखाया ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो। क्लियर, ओके। ये सब काम आएगा जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, इन सबको पूरा एकदम याद कर लेना, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। अभी पकड़ लो, if we divide each coefficient by factor n, then equilibrium constant क्या होगा, then equilibrium constant क्या होगा, then equilibrium constant is the nth root of the previous value, is the nth root of the previous value। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है, मैं एक रिएक्शन देकर तुम लोगों को समझाता हूं। पकड़ लो 2SO2 प्लस O2 रिवर्सिबल 2SO3, ठीक है क्या, 2SO3 6 2SO3। अच्छा तो इसको पकड़ लो, इसका पकड़ लो कैसी है 25, इसका कैसी है 25। अभी हम लोगों ने इसको डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, पकड़ लो 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करने से क्या आएगा, SO2 प्लस O2 रिवर्सिबल SO3। तो इसको मैं तोड़ के लिखता हूं पूरा, कैसी का कैसी क्या था, SO3 स्क्वायर SO2 स्क्वायर एंड O2, और उसका वैल्यू था 25। यहां पे कैसे क्या आएगा, कैसे आएगा SO3 SO2 एंड O2, इसका वैल्यू आएगा दैट रूट, जितने से डिवाइड किया उसका रूट आएगा, यहां से 2 से डिवाइड किया तो ये रूट है 2, तो इसका आंसर होगा 5। तो याद रखना तब कैसे चेंज होके क्या हो जाएगा, रूट कैसे, रूट कैसे, जितना का जितने से डिवाइड करोगे, इसलिए मैंने बोला एंड देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द nth रूट ऑफ दैट प्रीवियस वैल्यू, जितने से डिवाइड करोगे उसका रूट आएगा। क्लियर, यहां से 2 से डिवाइड किया इसलिए मैंने सिर्फ रूट से डिवाइड हाफ, इससे हम लोगों ने किया। क्लियर, ओके। नेक्स्ट पकड़ लो, एक और दिखाता हूं मैं, समझ में आया, सब लिख लेना ये सब। नेक्स्ट पकड़ लो, हमारे पास कुछ है
व्हेन केमिकल इक्विलिब्रियम आर एडेड, तब क्या होता है? व्हेन chemical equilibria are added, then equilibrium constants are multiplied. जब हम लोग दो केमिकल इक्विलिब्रियम को ऐड करेंगे, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है. वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. मैं दिखाता हूं, एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं तुम लोग को. वेरी सिंपल. पकड़ लो हमारे पास एक a प्लस b रिवर्सिबल c प्लस d है. उसका इक्विलिब्रियम क्या है? पकड़ लो kc इज इक्वल टू k1, कोई भी एक वैल्यू. एक और है c प्लस d, c प्लस x इज इक्वल टू d प्लस y. किसका पकड़ लो? kc a1 है, ये 2 है, kc2 इज इक्वल टू k2. एक और इक्वेशन है, पकड़ लो x प्लस y रिवर्सिबल z प्लस a, कुछ भी. तो इसका kc3 क्या होगा? पकड़ लो k3, ऐसा कुछ है. तो अभी पकड़ लो ये सब इक्वेशन को हम लोगों ने ऐड किया, 1 2 3 इक्वेशन को ऐड किया, या फिर कोई भी दो इक्वेशन को ऐड किया. तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा क्या होगा? उसका जो टोटल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा k, इसका जो टोटल ऐड करने के बाद एक एक्सप्रेशन आएगा, उसका जो k होगा वो क्या होगा? उसका k होगा kc1 इंटू kc2 इंटू kc3. उसका आंसर क्या आएगा? k1 k2 एंड k3 जो आएगा वो होगा उसका आंसर, वो होगा उसका आंसर. वेरी सिंपल. कोई भी अगर 2 3 या फिर 4 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को हम लोग, इक्विलिब्रियम इक्वेशन को हम लोग अगर ऐड करेंगे, तो उसका कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा, कांस्टेंट का वैल्यू क्या आएगा? हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. वेरी सिंपल. एक एक्सप्रेशन दिखाता हूं मैं, अगर तुम लोग ताकि तुम लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं तुम लोग को एक एक्सप्रेशन दिखाई देता हूं. पकड़ लो हमारे पास कुछ है, पकड़ लो ये वाला इक्वेशन. यहां पे मैं लिख देता हूं, नहीं इसको ऐड करता हूं. ऐसा कुछ एक एक्सप्रेशन आया. देखो हम लोगों ने ये सब ऐड किया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये ऐड किया. तो अभी ये दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड किया ना, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? ओके, पहले हम लोग को इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना होगा. इसका कैसी क्या है? इसका कैसी होगा N2O स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा? N2 स्क्वायर एंड O2. इसका कैसी क्या आएगा? इसका कैसी क्या आएगा? पकड़ लो, इसका कैसी 1 और इसका कैसी 2 पकड़ लो, नहीं तो कंफ्यूजन आ जाएगा हम लोग को. इसका आएगा NO2 टू द पावर 4, यहाँ पे आएगा N2O2 एंड O2 3. ठीक है. तो अभी जो टोटल कैसे आएगा, इसका जो कैसे आएगा, इसका कैसे को कैसे पकड़ते हैं? इसका कैसे आएगा? क्या हुआ? KC1 इंटू KC2, दोनों को इंटू करके जो आएगा, हम लोग देखते हैं दोनों को इंटू करने से क्या आता है? N2O स्क्वायर O2 इंटू NO2 4 N2O स्क्वायर और ये क्यूब है. तो अभी देखो तो क्या हो रहा है? कुछ कैंसिल जा रहा है क्या? हाँ, ये कैंसिल जा रहा है, ये कैंसिल जा रहा है, और कुछ कैंसिल जा रहा है? नहीं, और कुछ कैंसिल नहीं जा रहा है. तो हमारे पास जो आया कुछ ऐसे आया, NO2 4 N2 स्क्वायर O2 4 है, ये आया हमारे पास. तो यहाँ पे कैसी जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, NO2 4 N2 स्क्वायर O2 4, कुछ ऐसा आएगा आंसर. समझ में आया? अगर दो केमिकल इक्विलिब्रियम को हम लोग ऐड करेंगे, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. क्लियर? ओके. तो अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं.
ओके, नेक्स्ट किसके ऊपर, नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, हम लोगों को पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होता है एट अ सर्टेन टेंपरेचर, बट वो क्या होता है, वेरी करता है विद टेंपरेचर। टेंपरेचर चेंज होने से कोई भी सेम रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा। पकड़ लो हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी रिवर्सिबल C प्लस D, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है 5 एट 20 रूम टेंपरेचर। रूम टेंपरेचर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। अभी पकड़ लो रूम टेंपरेचर चेंज करके मैंने लेके गया 80 डिग्री सेल्सियस, बहुत हाई टेंपरेचर में किया, तब उसका K का वैल्यू और 5 नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। तो वो जो टेंपरेचर के साथ जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है ना, एट टू डिफरेंट टेंपरेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टू डिफरेंट वैल्यू होता है, उसको वेन टॉप बोल के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक एक्सप्रेशन से रिलेट किया था। तो वो एक्सप्रेशन क्या है देखो, वेन टॉप इक्वेशन। वेन टॉप इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या है, कुछ ऐसा है, log k2 by k1 is equal to del h by 2.303 r 1 by t1 minus 1 by t2। कभी कभी किसी बुक में हम लोग को ऐसे भी देखने को मिलेगा, r इसको एक साथ लिख देते t1 t2 एंड t2 माइनस t1। देखो यहाँ पे क्या है, t1 एंड t2 क्या है, टू टेम्परेचर्स, और यहाँ पे ऐसे नहीं देते। k2 क्या है, k2 हम लोग को पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, k2 इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2, K1 इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1। वेरी सिंपल, जब टेम्परेचर T2 हुआ K2 हुआ, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हुआ K2, और जब टेम्परेचर T1 था तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था K1। R इज ए कांस्टेंट, हम सबको पता है, ठीक है। और डेल H इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। डेल H, ये जो डेल H है ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, मतलब हीट चेंज, मतलब हीट, एंथैल्पी मींस हीट चेंज ऑफ द रिएक्शन। ये थर्मोडायनामिक्स से हम लोग को पता है, क्लियर? ओके, सिमिलरली एक और रिलेशन है जिससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड टेम्परेचर एक दूसरे के साथ रिलेट करता है। वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन कुछ ऐसा है, del G is equal to minus 2.303 RT log K, ये K C भी हो सकता है, K P भी हो सकता है। तो ये दो इक्वेशन, ये चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ये है del G is equal to चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, क्या है ये, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, इसका है माइनस 2.303 RT log K। मतलब कौन सा टेम्परेचर में हम लोग काम कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज होने से K भी चेंज होगा। तो K है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, T तो टेम्परेचर, आइस कांस्टेंट, क्लियर? तो ये जो दो इक्वेशन है इसका प्रूफ भी है, ये प्रूफ मैं बाद में किसी वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए तुम लोग को ये प्रूफ नहीं चाहिए। अभी के लिए तुम लोग को सिर्फ ये रिलेशन याद करना है, ये रिलेशन वेन टॉप का इक्वेशन, ये रिलेशन को याद करना है, कैसे टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक दूसरे को रिलेट करते हैं इस इक्वेशन से, और ये del G के साथ टेम्परेचर एंड K का रिलेशन है। ये दोनों इक्वेशन तुम लोग को पूरा याद करना है, इससे हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने में इजी होगा, क्लियर? ओके, तो यही सब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आई थिंक तुम लोग को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक मैंने दिखाया सब समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो ये बैड न्यूज होगा, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आएगा, इसीलिए मैं करा रहा हूं, इसलिए ये क्लास है प्रॉब्लम्स के लिए। नेक्स्ट क्लास में मैं प्रॉब्लम्स लेके आऊंगा, ये सब नहीं जानने से हम लोग प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्लियर? ओके, अभी हम लोग देखेंगे एक और छोटा मोटा चीज। मैंने उस दिन बोला था क्यू के बारे में, कुछ बोला था, क्यू क्या होता है, रिएक्शन क्वोशेंट। क्यू क्या होता है, रिएक्शन क्वोशेंट। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा स्लाइड डिस्कस करेंगे, दिखाता हूं मैं। ओके, तो अभी ये रिएक्शन क्वोशेंट क्या होता है, उस दिन हम लोगों ने देखा था रिएक्शन क्वोशेंट क्या होता है। रिएक्शन क्वोशेंट पकड़ लो, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है A प्लस बी रिवर्सिबल C प्लस D, तो उसका हम लोगों ने कैसे लिखा था, दिस। तो ये जो कैसे क्या एक्सप्रेशन है, ये हम लोग तभी लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम में, ये इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं।
लेकिन पकड़ लो ड्यूरिंग ए कोर्स ऑफ रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, रिएक्शन कंप्लीशन मींस इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक नहीं गया, लेकिन हम लोग को उसका रेशियो निकालना है प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का, मतलब हम लोग को देखना है प्रोडक्ट कितना बाकी रहा, रिएक्टेंट कितना बाकी रहा, तो हम लोग रेशियो निकालेंगे, कैलकुलेशन करके रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो रेशियो निकालने का तो ऐसे ही निकालेंगे ना, इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई कंसंट्रेशन ऑफ डी बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो इसका नाम क्या देंगे, क्या देंगे, क्या नहीं, इसका नाम दिया हम लोगों ने क्यू, क्योंकि उसको इससे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, इसलिए तो क्यू दिया। तो इसका नाम क्या दिया हम लोगों ने, रिएक्शन कोशेंट। तो जब ये हम लोग इन टर्म्स ऑफ सी लिखते हैं, सी क्यूसी मतलब इन टर्म्स ऑफ सी, मतलब ऐसे ही मैं अलग से फिर से लिख रहा हूं, तो इसका नाम होता है कंसंट्रेशन कोशेंट। अगर इन टर्म्स ऑफ पी लिखेंगे मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, तो तब उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर कोशेंट, पार्शियल प्रेशर कोशेंट। अभी इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यू का सिग्निफिकेंस क्या है, देखो मैं अच्छे से समझाता हूं। एट इक्विलिब्रियम Q इज इक्वल टू के, पकड़ लो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में, हम लोग को पता नहीं, हम लोग को पता है सिर्फ इतना पता है यहाँ पे इस रिएक्शन का K का वैल्यू है 10। तो हम लोगों ने ये रिएक्शन चल रहा है लैब में, रिएक्शन हो रहा है, हम लोगों ने इसका रेशियो निकाला सी एंड डी, ऐसे प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट का हम लोगों ने रेशियो निकाला, क्यू निकाला, और क्यू का वैल्यू आया 10, और हम लोग को K का वैल्यू पता है, इस रिएक्शन का K का वैल्यू पता है, तो Q का वैल्यू आया 10। मतलब क्या हम लोगों ने क्या सोचा, तब Q इज इक्वल टू K हो गया, हम लोग को पता चला, मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गया, रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक आ गया, अभी और रिएक्शन आगे नहीं जाएगा, वेरी सिंपल। Q निकाला था हम लोगों ने, लेकिन हम लोगों ने देखा वो Q ऑटोमेटिकली K हो गया। अभी पकड़ो हम लोगों ने फिर से Q निकाला एट डिफरेंट टाइम, लेकिन अभी Q क्या हुआ, ग्रेटर देन K हो गया। Q पकड़ लो ग्रेटर देन K हो गया, मतलब क्या है, मतलब पकड़ लो Q का वैल्यू आया 20, Q का वैल्यू 20 आया, अरे ये कैसे होगा, मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम रीच हुआ, उसके बाद और फॉरवर्ड में चला गया, मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है, Q ग्रेटर देन K मतलब रिएक्शन गोज टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, इतना ज्यादा गया कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को छोड़ के चला गया, which is practically not feasible, तो Q ग्रेटर देन K होने से पता चलता है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ज्यादा चला गया, तो मतलब क्या है, रिएक्शन को फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में आना पड़ेगा ताकि इक्विलिब्रियम रीच करे। तो क्या होगा, Q ग्रेटर देन K होने से हम लोग को पता चल रहा है कि अभी रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पॉइंट छोड़ के फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ज्यादा चला गया, मतलब राइट डायरेक्शन में चला गया, मतलब उसको फिर से बैक डायरेक्शन में आना होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट में आना पड़ेगा उसको, मतलब रिएक्शन राइट टू लेफ्ट मूव करेगा। अगर Q ग्रेटर देन K होता है, रिएक्शन किधर मूव करेगा, राइट टू लेफ्ट, समझ में आया, Q ग्रेटर देन K होने से रिएक्शन राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, मतलब इधर बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन, Q बैकवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है टू अटेन इट्स इक्विलिब्रियम, वेरी सिंपल। अभी पकड़ लो Q लेस देन K हो गया, पकड़ लो Q का वैल्यू आया 5, हम लोगों ने निकाला और देखा Q का वैल्यू 5 निकला, मतलब अभी तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब रिएक्शन मैक्सिमम क्या है, रिएक्शन का कैसे कम है, ये कैसे Q कम है, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ही है, रिएक्शन जब 10 जाएगा तब वो हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, रिएक्शन 5 में है या फिर पकड़ लो 3 है, मतलब हम लोग बोलेंगे ये जो Q लेस देन K है, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इतना अच्छे से नहीं जा रहा है बोल के 10 नहीं हो रहा है, मतलब उस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है और वो जाएगा, क्यों, टू अटेन इट्स इक्विलिब्रियम, मतलब उसका K अल्टीमेटली 10 होना है। तो मतलब हम लोग बोलेंगे अभी ये रिएक्शन फिलहाल बैकवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि इसका वैल्यू बोल रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में है, मैक्सिमम रिएक्टेंट है, लेस प्रोडक्ट है, इसीलिए तो इसका वैल्यू कम है, लेकिन इसको लेफ्ट टू राइट जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको मूव करना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, ताकि मैं समझा पाऊं कि हम लोग को एक्चुअल में क्या इंफॉर्मेशन देता है।
क्यू हम लोग को एक्चुअल में इंफॉर्मेशन देता है कि रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में मूव करेगा, हम लोग रिएक्शन को बंद करें या फिर ना करें। यहाँ पे देखो Q लेस देन K है, मतलब हम लोग को पता चल रहा है Q का वैल्यू 3 है पकड़ लो, और K का वैल्यू 10 आना है, मतलब हम लोग को रिएक्शन बंद नहीं करना है, रिएक्शन कंटिन्यू होना है, क्योंकि Q का वैल्यू 10 आना है, तब वो इक्विलिब्रियम रीच करेगा। कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में स्टॉप करता है, तो इसीलिए Q इंपॉर्टेंट है। Q से पता चलता है रिएक्शन कितना चला गया, अभी किधर में, अभी वो किस तरफ मूव करेगा, जिससे यहां से पता चल रहा है रिएक्शन बहुत ज्यादा दूर चला गया टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो अभी इसको बैकवर्ड में आना है, इसलिए मैंने लिखा राइट टू लेफ्ट बैकवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे लेस देन के है, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ही है, उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, इसीलिए लेफ्ट टू राइट जाना होगा इस रिएक्शन को टू अटेन इट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट, टू रीच इट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर? तो ये है Q का सिग्निफिकेंस। तो K एंड Q बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। होप तुम लोग को K क्या है, Q क्या है पूरा समझ में आया, पूरा कंफ्यूजन क्लियर हुआ। तुम लोग मेरा इस पर्टिकुलर टॉपिक का हर वीडियो देखना और पेन एंड पेपर के साथ प्रैक्टिस करना, तो ये क्लास तुम लोग को अच्छा मतलब ये सब टॉपिक तुम लोग को अच्छा लगना लगेगा। और अगर ये सब बेसिक पूरा स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो प्रॉब्लम्स के ऊपर रहेगा, तो तब तुम प्रॉब्लम समझ पाओगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे खुद ब खुद, नहीं तो नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये बेसिक को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।